हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 9 नवंबर और आज के इस वीडियो में हम 9 नवंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो की यदि पीडीएफ चाहिए तो आप मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी प्लस इंडियन जियोग्राफी बेसिक से मेरे द्वारा कवर कराई जा रही है। अभी भी इसका प्राइस 149 रखा गया है, तो इसे भी आप परचेस कर सकते हैं। हमने कल क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में केदारनाथ में आदि शंकराचार्य जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 9 लाख से अधिक दिए जला करके इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। कर्नाटक के द्वारा जन सेवक और जन स्पंदन योजना की शुरुआत की गई है। अजय शर्मा को नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स नामक नया जिला जो कि बनने जा रहा है मेघालय में, और ये मेघालय का 12वां जिला होगा। ड्वेन ब्रावो जो कि वेस्ट इंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर है, इन्होंने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में हाल ही में जो फ्लिपकार्ट ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ साझेदारी की है और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। दुनिया भर के लोकप्रिय नेता 70% वोट के साथ ये बन गए हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और डब्ल्यूएचओ के जो अध्यक्ष हैं टेड्रोस अदानोम, इनका कार्यकाल 5 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के द्वारा की गई है। यानी कि बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ये है बोरिस जॉनसन। इन दोनों के ही द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। आप जानते ही हैं कोप 26 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया जा रहा है। और इस समिट में कुछ नई नई चीजें निकल करके सामने आ रही हैं जो कि हम आए दिन डिस्कस करते हैं। चलिए थोड़ा सा यदि हम रिवाइज करें तो भारत के द्वारा ये टारगेट रखा गया है कि आने वाले समय में 2070 तक ये क्या करेगा, जीरो कार्बन का उत्सर्जन लक्ष्य ये हासिल कर लेगा। एक और टारगेट आप लोगों ने याद रखा था कि जो वैश्विक नेता है इनके द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक हम पेड़ की कटाई पर प्रतिबंध लगा देंगे। इसके अलावा दुनिया का जो टेम्परेचर है ये 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखने पर सहमति व्यक्त की गई थी। ये सारी चीजें तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। थोड़ा और आप यदि पीछे चलेंगे, जैसे कि ये तो बात हुई कोप 26 की। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा कोप 21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, जो कि 2015 में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और यहाँ एक नई बात निकल कर के सामने आई थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, जो कि किसकी पहल थी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इनकी पहल थी। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका ये लक्ष्य था कि कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों रेखाओं के बीच पड़ने वाले जितने भी देश हैं, इन देशों के बीच में सोलर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। सोलर टेक्नोलॉजी कहने का मतलब है कि देखिए ये जो क्षेत्र है ना पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का, यहाँ सूर्य की जो किरणें हैं ये सीधी पड़ती है। मतलब कि ये जो क्षेत्र है ये सूर्य के कारण गर्म रहता है। तो सूर्य की किरणों से जैसे कि आप सोलर पैनल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा ही रखा है कि इन क्षेत्रों में कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि फ्लोटिंग सोलर पैनल लगा रही हैं। और भारत में भी ऐसी काफ़ी सारी पहलें शुरू की जा रही हैं ताकि सूर्य की जो किरणें हैं, इनका उपयोग हम एनर्जी के क्षेत्र में किस तरह कैसे कर सकते हैं, इसके लिए पहल थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये भारत की ऐसी पहली संधि है जिसका हेडक्वार्टर भारत में ही स्थित है, गुरुग्राम हरियाणा में। काफ़ी अच्छी पहल थी जिसमें काफ़ी सारे देश इसमें जुड़े भी। हालांकि इसी पहल के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन, इन दोनों को ही यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब यहाँ फिर से सन का यानी कि सूर्य का डिस्कशन आया है, इसलिए मैंने आप लोगों को कोप 21 की बातें बताई। फिलहाल आज तो हम डिस्कस कर रहे हैं कोप 26 के बारे में, जहाँ फिर से सूर्य से निकल करके एक नई परियोजना हम सुन रहे हैं, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। तो ये भारत के द्वारा शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है और आर्थिक लाभ की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो परियोजना है दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए ट्रांस नेशनल बिजली ग्रिड स्थापित करने के बारे में है। कहने का मतलब है कि देखिए ये जो परियोजना है इसमें भाग लेने वाले सभी देशों को वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियली हेल्प किया जाएगा। साथ ही स्किल और टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी उपयोग की भी इसमें मदद की जाएगी।
हालाँकि इसके 3 चरण हैं। पहला चरण तो ये है कि एशियाई महाद्वीप के बीच में ये संपर्क स्थापित करेगा। दूसरा चरण है कि अफ्रीका महाद्वीप को ये जोड़ेगा और तीसरा इसका चरण है कि ग्लोबल इंटर सॉरी इंटरकनेक्शन इसमें शामिल होगा। तो इन 3 चरणों में ये परियोजना संपन्न होनी है। मैंने कल आप लोगों से 2 इम्पोर्टेंट सवाल पूछे थे। पहले का राइट आंसर इथियोपिया और दूसरे का राइट आंसर था जम्मू कश्मीर। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, किस शहर में सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर राष्ट्र को समर्पित की गई है और पब्लिक अफेयर इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर ये कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है। अब यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर, तो आप इस इमेज को देखिए। इमेज को देख करके हालांकि आप समझ ही गए होंगे, कहने का मतलब है कि खुले आसमान के नीचे कार में बैठकर अपनी फेवरेट फिल्म आप देख सकेंगे। कहाँ? मुंबई में। तो कोरोना महामारी के बीच में जो बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का अनुभव या फीलिंग लेना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतर पहल है, आप कह सकते हैं। और ये जो पहल है जो कि मुंबई में शुरू की गई है, यहाँ फिलहाल 290 कारों की फैसिलिटी दी जा रही है। तो इसकी जो शुरुआत है, ये महाराष्ट्र के रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में किया गया है। इसका जो मैनेजमेंट है, ये मल्टीप्लेक्स चेन और पीवीआर लिमिटेड इसके द्वारा किया जा रहा है। रिलायंस रिटेल और मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर के द्वारा साझेदारी के साथ ये काम किया जा रहा है। और ये जो भारत की पहली रूफटॉप ड्राइव इन मूवी है, इसमें मतलब कि इस थिएटर में प्रदर्शित होने वाली जो पहली मूवी है, ये अक्षय कुमार की सूर्यवंशी ही रही थी। ठीक है? तो यहाँ बात की जा रही है भारत के पहले की, जैसा कि आप टर्म में देख सकते हैं। तो इसी से हम रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि मुंबई से यदि हम शुरू करें, तो भारत की पहली अंडर वाटर टनल, साथ ही अंडर वाटर टनल और भारत की पहली फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट मुंबई में स्थापित की गई। दिल्ली में भारत का पहला वॉर मेमोरियल यानी कि युद्ध स्मारक और भारत का पहला सिग्नेचर ब्रिज ये स्थापित किया गया है। बेंगलोर की यदि हम बात करें, कर्नाटक की राजधानी है, इसी बेंगलोर में भारत का पहला माना फॉरेस्टा टावर वर्टिकल टावर और भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी ये स्थापित की गई। कोझिकोड जो कि केरल में है, यहाँ भारत का पहला इंडियन वुमेन ट्रेड सेंटर, साथ ही भारत का पहला जेंडर पार्क ये भी स्थापित किया गया। तो ये सारी चीजें आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। हालांकि देखिए, यदि आप समझेंगे तो क्वेश्चन तो एक ही था, भारत का पहला रूफ टॉप ड्राइव इन थिएटर तो कहाँ खुला है? मुंबई में खुला है। वैसे इस क्वेश्चन से हम रिलेट करके हमने भारत के पहले के कितने टर्म डिस्कस कर लिए हैं? 2 मुंबई से, 2 दिल्ली से, 2 बैंगलोर से, 2 कोझिकोड के, टोटल 8। तो कहने का मतलब है भले ही क्वेश्चन हम एक डिस्कस करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट यदि आप ऐड करते चलें, तो हर क्वेश्चन से हम मोर देन 5 फैक्ट डिस्कस करते हैं डेली। इसलिए मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों के लिए ये जो कंटेंट प्रिपेयर किया जाता है, ऑप्शन भी एक-एक सोच समझ करके मेरे द्वारा रखे जाते हैं। तो प्लीज़ इसकी आप वैल्यू करें और एटलीस्ट 1 लाइक तो आप कर ही सकते हैं। और यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप लोगों को हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। फिर अगला क्वेश्चन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित होने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन है, इसमें किस भारतीय राज्य को आमंत्रित किया गया है? तो इसमें इनवाइटेड है तेलंगाना। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सीड यानी कि एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन है, मतलब कि उद्योग के बारे में, बीज उद्योग के विकास के बारे में चर्चा की जानी है। इसके लिए एक भारतीय राज्य है तेलंगाना, जिसे इसमें आमंत्रित किया गया है। एफ सॉरी ये यहाँ लिखा होना चाहिए था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र की एक ये विशेष विशेष एजेंसी है और यह भूख को हराने और पोषण या खाद्य सुरक्षा में सुधार करने के लिए प्रयास करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है, ये रोम, इटली में स्थित है। 16 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई और इसलिए 16 अक्टूबर को हम वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाते हैं। इसके अध्यक्ष हैं क्यू डोंग्यू। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी वैश्विक इंटरनेट सेवा कंपनी जिसे आप याहू के नाम से जानते हैं, इसने किस देश में अपनी सर्विस पूरी तरह से बंद कर दी है? तो इसने ये सर्विस बंद की है चाइना में। देखिए, जो चाइना है ना, ये सब कुछ अपना ही चलाना चाहता है। ना तो यहाँ फेसबुक अलाउ है, गूगल, व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टा, सब पर यहाँ पर प्रतिबंध है। ऐसे में मोस्टली कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ हैं, यहाँ कभी सैटिस्फाइड नहीं होती। ऐसे में एक और कंपनी है, अमेरिकी कंपनी याहू। इसने अमेरिका में जिस हिसाब से व्यापारिक चुनौती बढ़ रही है और जिस हिसाब से यहाँ कानूनी माहौल है, ये देखते हुए चाइना को टाटा बाय-बाय कह दिया है। यहाँ अपना काम इसने बंद कर दिया है। याहू की स्थापना 1994 में की गई, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, यूएस में स्थित है।
इसके संस्थापक जेरी यंग और डेविड फिलो थे। अगला क्वेश्चन है, द सेग विथ टू हॉर्न्स किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब लिखी गई है दिग्गज राइटर सुधा मूर्ति के द्वारा। द सेज ऑफ टू आवर्स। तो ये जो किताब है ये पफिन द्वारा प्रकाशित की गई है। हालांकि ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसने इसे पब्लिश किया है। तो भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित ये जो किताब है लिखी गई है सुधा मूर्ति के द्वारा। अदर ऑप्शन की यदि हम बात करें तो नीना गुप्ता जो कि एक अभिनेत्री हैं, इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है ये है सच कहूँ तो। अरुंधति रॉय की किताब है। लास्ट ईयर तो आज़ादी नाम से किताब लॉन्च हुई और 1997 में इनकी जो किताब थी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। रीमा आहूजा इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है इसका नाम है महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर्स। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस शहर के हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है? तो ये भी हाल ही में घोषित किया गया है श्रीनगर के हवाई अड्डे को, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। अब क्या ऐसा है कि किसी भी एयरपोर्ट को विशेष या प्रमुख एयरपोर्ट का दर्जा दिया जा सकता है? देखिए ऐसा नहीं है। जो AERA है यानी कि भारतीय विमानन आर्थिक नियामक प्राधिकरण, इसके तहत क्या है कि जो केंद्र सरकार है ये कम से कम ऐसा एयरपोर्ट जो कि कम से कम 35 लाख वार्षिक यात्री यातायात संख्या, मतलब कि एक साल में कम से कम 35 लाख यात्री जो है इस एयरपोर्ट से यात्रा करें, ऐसे एयरपोर्ट को प्रमुख हवाई अड्डे या प्रमुख एयरपोर्ट के लिए नॉमिनेट कर सकता है। तो केंद्र के द्वारा श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अभी 3 दिन पहले ही 6 नवंबर को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया गया है। देखिए, श्रीनगर की बात आ रही है तो कुछ फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो श्रीनगर है, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे। और इसी झेलम नदी पर अभी हाल ही में एक लग्ज़री क्रूज़ सर्विस की शुरुआत की गई। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये इसी श्रीनगर में ओपन हुआ है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पुरुषों के पेशेवर फ्रेंचाइजी क्रिकेट में पहली महिला कोच बनी है? तो इनमें से जो सारा टेलर है, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, जो कि इंग्लैंड की पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज है, ये पुरुषों के पेशेवर फ्रेंचाइजी क्रिकेट की पहली महिला कोच बन गई है। ये जो प्रतियोगिता है 19 नवंबर से शुरू होने जा रही है अबू धाबी में, तो इन्हें यहाँ सहायक कोच के लिए नॉमिनेट किया गया है। इनके यदि हम करियर की बात करें तो इन्होंने 2019 से संन्यास ले लिया था। इसके पहले इन्होंने 10 टेस्ट, 126 एक दिवसीय और 90 T20 इंटरनेशनल इन्होंने खेले हैं सारा टेलर ने। बात की जा रही है पहली महिला की, तो क्लेयर कोनोर MCC यानी कि मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली ये पहली महिला बनी है। क्लेयर पोलोस्क की यदि हम बात करें तो जो क्लेयर पोलोस्क है ये पुरुषों के टेस्ट मैच में अधिकारी बनने वाली पहली महिला अंपायर बनी थी। जीएस लक्ष्मी की यदि हम बात करें तो पुरुषों के वनडे में रेफरी बनने वाली ये पहली महिला थी। तो ये सभी आप रिलेट कर सकते हैं जो कि कहीं न कहीं क्रिकेट से ही रिलेटेड है। फिर अगला क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है हाल ही में 642 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। भारत में इसी के साथ विश्व में भारत जो है ये सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में कौन से स्थान पर आ गया है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में अब भारत की क्या स्थिति है? तो भारत इसमें अब रहा है चौथे स्थान पर, हालांकि पहले भी था। तो 642 अरब डॉलर ये पहुंच चुका है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। हालांकि पहले भी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ये 600 अरब डॉलर के पार गया था। 1-2 महीने पहले मैंने आप लोगों को बताया था। अब 642 अरब डॉलर पहुंच चुका है। तो इसमें चाइना जो है ये इसमें पहले स्थान पर बना हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चाइना पहले स्थान पर और भारत चौथे स्थान पर रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्राइवेट नौकरी में स्थानीय लोगों की 75% आरक्षण देने के लिए एक तरह का कानून बनाया है? तो इसकी घोषणा तो पहले ही की जा चुकी थी। जो हरियाणा गवर्नमेंट है ये इस तरह का प्लान कर रही है कि हरियाणा में जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो हरियाणा के ही हों, पर्टिकुलर हरियाणा से ही ऐसे लोग जो बिलोंग करते हैं, उन्हें प्राइवेट नौकरी में 75% का आरक्षण ये प्रोवाइड कराएगी हरियाणा गवर्नमेंट। ये 15 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा और इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है अभी 2-3 दिन पहले ही, इसलिए ये न्यूज़ निकल कर के सामने आई है। हरियाणा की यदि हम बात करें तो राजधानी चंडीगढ़, यहाँ के जो मुख्यमंत्री ये हैं मनोहर लाल खट्टर। देखिए हरियाणा के हिसार से भी हाल ही में किसकी शुरुआत की गई थी? एयर टैक्सी सर्विस की। फिर यदि हम बात करें गुरुग्राम की, तो इसी गुरुग्राम से भारत का पहला ग्रेन एटीएम यानी कि अनाज एटीएम लॉन्च किया गया। केंद्र के द्वारा यहाँ
हेलीपैड बनाए जाने की मंजूरी दी गई है। मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत हरियाणा ने की है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण है, इसे भी होस्ट करेगा हरियाणा। कुछ और आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहला संस्करण दिल्ली में हुआ, दूसरा संस्करण पुणे में, तीसरा गुवाहाटी में और अब चौथा होस्ट करने जा रहा है हरियाणा। अगला क्वेश्चन है 8 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो देखिए 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी डे, रेडियोग्राफी आप इसे कह सकते हैं, ये दोनों ही दिवस मनाए जाते हैं 8 नवंबर को। तो देखिए 2 डे में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये तो है विश्व शहरीकरण दिवस, जबकि एक आप लोगों ने पढ़ रखा है विश्व शहर दिवस यानी कि वर्ल्ड सिटीज डे, जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि शहरीकरण दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। फिर यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय रेडियोग्राफी डे की, तो इसी दिन यानी कि 8 नवंबर 1895 के दिन ही एक्सरे की खोज की गई थी। तो इसी की स्मृति में भी ये दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये 7 नवंबर को मनाया जाता है और 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ये मनाया जाता है। कुछ हम रैंडम रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि दिल्ली का पुराना नाम दिल्ली का था। चंदर बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू पर है। खजुराहो का स्थित जैन मंदिर, खजुराहो स्थित जो मंदिर है इसका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया। देखिए जैन मंदिर मैंने गलती से कह दिया। और खजुराहो के जो मंदिर हैं, इसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया जा चुका है। विजय स्तंभ जो कि चित्तौड़गढ़ में है, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और इसका प्रसिद्ध आक्रमण था सोमनाथ का मंदिर, जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात में। इसे भी आप करंट से रिलेट कर सकते हैं। हाल ही में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का जो अध्यक्ष है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। मैंने कल आप लोगों से जो सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर अफ़गानिस्तान था। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएँगे। वीडियो यदि पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।